दोस्तों आज बात करेंगे एक तमिल फिल्म की जो 2009 की है। पुरानी बेशक है मगर ये आज भी सराहनीय है। फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है और जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक चौथे दोस्त की शादी करा देते हैं, लड़की का अपहरण भी कर लेते हैं और उनको क्या अंजाम भुगतना पड़ता है और शादीशुदा जोड़े का बाद में क्या होता है, उनके परिवार से दुश्मनी का इनको क्या अंजाम भुगतना पड़ता है। इन 3 दोस्तों की कहानी है। तमिल लैंग्वेज की मूल रूप से फिल्म है, अभी यूट्यूब पर अवेलेबल हुई है और इसका सारा लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फिल्म का नाम है नादो दिगल और उच्चारण इसका हो सकता है गलत हो मगर इसका अंग्रेजी शब्द है वैगाबॉन्ड्स, जिसका मतलब है घुमक्कड़ व्यक्ति, आवारा व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई नौकरी है ना कोई घर है और जो आवारा घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों कई भाषाओं में इसका रीमेक बन चुका है। इसको IMDb से 7.7 की 10 में से शानदार रेटिंग मिली है। इसके बारे में आज जिक्र करेंगे, वीडियो कृपया अंत तक देखते रहिए। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों अपने टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म का निर्देशन किया है सामुथु रकानी जी ने और उसको प्रोड्यूस किया है S माइकल रयापन जी ने। बैनर का नाम है ग्लोबल इन्फोटेंट। दोस्तों फिल्म के मुख्य कलाकार हैं शशि कुमार, विजय वसंत, बरानी, अनन्या और अभिनय। इसके अलावा शांतिनी, देवा और गंजा करुप्पू, जिन्होंने एक हास्य कलाकार की भूमिका करी है, और अनन्या और अभिनय ने ये तमिल फिल्म का डेब्यू किया था इस फिल्म में। दोस्तों 7 करोड़ के बजट में मात्र बनी फिल्म ने 35 करोड़ कमाए थे उस वक्त के हिसाब से। और इस फिल्म की मूल कहानी किस प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ सारांश में। इस फिल्म का प्लॉट ये है कि 3 दोस्त आपस में मिलकर अपने एक चौथे दोस्त की शादी कराना चाहते हैं उसके प्रेमिका से, और जिसकी दोनों की फैमिलियाँ, प्रेमिका की और प्रेमी की फैमिलियाँ उनके शादी के ख़िलाफ़ होती हैं और वो उनके अरेंज मैरिज की तैयारी कर रहे हैं। और इन दोनों की शादी कराने के लिए इन तीनों दोस्तों को भारी कीमत चुकाना पड़ती है, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, और अपना कैरियर उनका पूरा बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद उनको बाद में ये रियलाइज़ होता है, बाद में ये यकीन होता है कि जिन लोगों को उन्होंने शादी कराई थी वो तो आपस में बहुत थोड़ी देर के लिए एक साथ रहे, बाकी वो एक दूसरे से अब अलग हुए, तलाक लेना चाहते हैं। इस फिल्म का मुख्य पात्र है करुणा, जिसको कि असली नाम है करुणाकरण नटराज, जिसका रोल निभाया शशि कुमार जी ने। दूसरे हैं पांडी, जिनका रोल निभाया भरानी जी ने। और तीसरे हैं चंद्रन, जिसका रोल निभाया विजय वसंत ने। तीनों एक साथ खाते हैं, सोते हैं और पार्टियां करते हैं तमिलनाडु की एक जगह राजापलायम में। तीनों दोस्तों के अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने अपने सपने होते हैं। करुणाकरण सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा है, वह BA हिस्ट्री पढ़ चुका है और यूनिवर्सिटी में उसका अच्छा रैंक आया है, लेकिन उसके पिताजी कभी कभी उसके ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं, उसकी डिग्री पे ताना कसते हैं। उनके पिताजी का नाम नटराज है, जो रोल निभाया L राजा जी ने। वह उसकी डिग्री को नकारा करार देते हैं क्योंकि कई कॉलेज अब इस तरह की डिग्रियां ऑफ़र नहीं करते हैं। बावजूद उसके परिवार के माता पिता, दादी और बहन उसको प्यार ही करते हैं और काफ़ी उम्मीद करते हैं। उनके लिए वह एक प्रेरणा का स्रोत होता है। करुणाकरण अनन्या से प्यार करता है, जो उसके दूर के रिश्तेदार की लड़की होती है, जिस पात्र का नाम नल्लामन है। करुणा सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है पागलों की तरह, क्योंकि नल्लामन के पिता ने यह शर्त रख दी है कि वह अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में तभी देगा जब उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दूसरा दोस्त पांडी जो है अपने बाप के ताने सुनता है और उनके दुर्व्यवहार का शिकार होता है, जो झूठ मूठ का होता है। खाली उसकी सौतेली माँ के सामने उसके पिता उसकी जमकर खिंचाई करते हैं, वैसे वो उसकी हेल्प भी करते रहते हैं, मदद भी करते रहते हैं अंदर ही अंदर। पांडी का सपना है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए विदेश जाना और अमीर बनना, उसका एकमात्र सपना है।
तीसरा दोस्त चंद्रन एक सॉफ्टवेयर टीचर है और वो अपना एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता है और वह प्यार करता है पवित्रा से, जिसका रोल निभाया अभिनया ने, जो कि करुणा की सगी बहन होती है। चंद्रन के पिता एक विदुर होते हैं, आर्मी से रिटायर होते हैं। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। उसके प्यार को पाने के लिए वे उसकी बहुत मदद भी करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही कन्याकुमारी से करुणा का बचपन का दोस्त श्रवण आता है शहर में उनसे मिलने, अपनी किसी मुसीबत के बारे में बात करने के लिए। श्रवण का रोल निभाया रंगा जी ने। श्रवण की माँ एक भूतपूर्व MP होती है और एक बहुत ही राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उनका। श्रवण एक लड़की प्रभा से प्यार करता है, जिसका रोल निभाया शांतनी देवी जी ने। वह लड़की होती है एक बहुत बड़े उद्योगपति पजानी वेल रमन की, जिनका रोल निभाया जयप्रकाश जी ने और जो रहते हैं नमक्खल में। श्रवण अपने प्यार में नाकाम होने के बाद कुएं में डूबकर इन तीनों के सामने छलांग लगा देता है और वो सारे के सारे स्तब्ध रह जाते हैं। तीनों दोस्त उसकी मजबूरी समझते हैं और उसको वादा करते हैं कि वे उन दोनों प्रेमिकाओं को मिला देंगे, आपस में उसकी हेल्प करने का वादा करते हैं। वह तीनों श्रवण की हेल्प करने के लिए नमक्खल चल पड़ते हैं और वहाँ पर उनका एक दोस्त और होता है जिसका नाम मरियप्पन होता है, जो रोल निभाया गंजा करुप्पी जी ने। उसकी हेल्प लेते हैं, जो ढाबा चलाता है। जब वह लड़की प्रभा अपनी परिवार के साथ एक मंदिर में जाती है तो ये तीनों मिलकर उसका अपहरण कर लेते हैं बड़ी चतुराई से, जहाँ पर श्रवण की माँ भी पहुँच जाती है, क्योंकि श्रवण से वह झूठ मूठ फ़ोन करा देता है करुणा उसकी माँ को कि उसका अपहरण लड़की के बाप ने कर लिया है, और इस तरह से वह भी आग बबूला वहाँ आती है। उन दोनों परिवारों से बचते हुए ये वैन में गाड़ी में उसको लेकर भागते हैं, दोनों प्रेमिकाओं को। और इसी दौरान करुणा की आँख पर चोट लग जाती है और पांडी के कानों में चोट लग जाती है एक पाइप से। वह एक कान से बिल्कुल बहरा हो जाता है और चंद्रन की टांग टूट जाती है, चोट लगती है उसको, बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। टांग एक ट्रक के नीचे आ जाती है जो पास से गुजर रहा था। बाद में उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ में उसकी एक टांग काट दी जाती है। पांडी बहरा हो जाता है, वो उसके साथ ही हॉस्पिटल में रुक जाता है, उसको सुनाई कुछ नहीं देता और एक आंख से घायल होकर करुणा उन प्रेमियों को अपने किसी दोस्त के यहाँ भिजवा देता है। प्रभा का पिता जब ये जान लेता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, ढाबे वाले से उसे पता चल जाता है कि इसमें करुणा का उसके दो दोस्तों का हाथ है, तो वह करुणा के घर पर कुछ गुंडे भेज देता है, जिसमें उसकी दादी मारी जाती है करुणा की। बाकी उसके परिवार के अन्य लोगों की बुरी तरह से पिटाई की जाती है। थाने में केस दर्ज हो जाता है अपहरण का। करुणा की दादी के दाह संस्कार के बाद उसके परिवार के लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, ये देखकर कि करुणा को अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस में केस दर्ज हो गया है और अब उसकी नौकरी उसे सरकारी नहीं मिल पाएगी। कोर्ट केस होने के बाद या पुलिस कंप्लेंट होने के बाद सरकारी नौकरी का उसका उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा। नलम्बन का फादर जो है, लड़की का फादर जो करुणा की प्रेमिका होती है, वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और करुणा के माता पिता का और करुणा का बड़ा अपमान करता है। यहाँ करुणा का फादर बताता है, उसको वापस जवाब देता है और उसे धमकाता है, कहता है कि उसका बेटा चाहे कैसा भी है, वह चाहे उसे कितना भी बुरा बोलता है, लेकिन अंदर से वो उसे चाहता है, वो जानता है उसे अपने बेटे पे गर्व है, वो जो भी काम करेगा वो सही करेगा, वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है। करुणा की प्रेमिका भी उसके साथ होती है, वह उससे शादी करना चाहती है अपने बाप की रजामंदी के खिलाफ, किंतु उसका बाप उसे कहता है कि वह शादी कर सकती है करुणा से केवल, लेकिन उसकी आत्महत्या के बाद उसका बाप उसे धमकी देता है कि वह आत्महत्या कर लेगा। वह ऐसी कोशिश करता भी है, जहाँ उसके परिवार के लोग उसे बाई चांस छुड़ा लेते हैं। आत्महत्या करने की कोशिश में उसका बाप एक पंखे से लटक जाता है, उसको वो बचा लेते हैं। उसकी पत्नी के शोर मचाने पर पड़ोसी आकर उसको बचा लेते हैं, पंखे से उतार लेते हैं बाल। इस पर नलम्बन उसकी बात मान जाती है और एक लड़के से शादी करने के लिए तैयार होती है, जो उसके माता पिता ने उसके लिए ढूंढ रखा था।
नलम्मन का पिता उसको धमकी देता है कि अगर उसने कभी ज़िंदगी में करुणा से दोबारा बात करने की या मिलने की कोशिश की तो वह अपने पिता का मरा मुँह देखेगी। वह मजबूर हो जाती है और हाँ कर देती है कि वह जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तीनों दोस्तों को जेल हो जाती है। अपहरण का चार्ज इन पर लग जाता है। राजनीतिक प्रभाव की वजह से दोनों लड़की और लड़के जिनको इन्होंने भगाया था उनके माँ बाप काफ़ी राजनीतिक प्रभाव में और बड़े व्यक्ति होते हैं। क्योंकि दोनों प्रेमिका बालिग होते हैं तो उन पर अपहरण के चार्ज हट जाते हैं और कोर्ट अब उनका केस कोर्ट में चल रहा है। उनको बेल मिल जाती है। तीनों दोस्तों की जिंदगी तितर-बितर हो जाती है। और दोस्त जब अपने घर वापस आते हैं तो उन तीनों को बहुत ज़्यादा निराशाओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उनको नरक सी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ज़िंदगी से निराश होकर वह तीनों ही अपना करियर एक लोकल फूड वेडिंग कैटरर के तौर पर शुरू करते हैं। अपनी नई ज़िंदगी जीने की चेष्टा करते हैं। पांडी का पिता जब वह वापस आता है पांडी अपने घर तो उसकी बहुत बेइज्जती करता है। पांडी को कुछ सुनाई नहीं देता मगर वह समझ जाता है और वह घर से निकल जाता है इस अपमान की वजह से। पांडी का पिता जब उसको मारता है तब पांडी अपने पिता को बताता है कि वह उसको बहुत चाहता था अपने पिता को, पर वह चाहकर भी अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। वैसा बेटा नहीं बन पाया जैसा वो चाहते थे उसे बनाना। इस पर पांडे के पिता को अपने स्वार्थ पर बहुत घिन आती है। वह बहुत निराश हो जाता है और पश्चाताप की आग में जलते हुए पांडे को वापस बुलाता है, किंतु पांडे कुछ सुन नहीं पाता, जबकि उसका पिता उसे बुलाता ही रह जाता है और पांडे घर से निकल जाता है। इधर चंद्रन की टांग कटने पर उसका पिता बहुत दुखी होता है, किंतु वह अपने बेटे की हिम्मत बंधाता रहता है और ये कहता रहा कि बेटा आपको मजबूत होना है और आप ज़िंदगी में आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो। चंद्रन की प्रेमिका पवित्रा उससे मिलने आती है। वह अपने होने वाले पति की हालत देखकर बहुत रोती है और वह उसकी असहाय हालत और कटी हुई टांग को देखकर बहुत ज़्यादा निराशा से भर जाती है, किंतु वह साथ नहीं छोड़ती और चंदन का पिता भी उनकी हिम्मत बंधाता है। वह थोड़ा देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है उन दोनों को मुलाकात का मौका देने के बाद। अकेले में अपने बेटे के हादसे के लिए वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अलग जाकर रोता भी है काफ़ी बार। करुणा भी अपनी दादी की मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहा था और उसे बहुत ही अंदर दुख खाया जा रहा था। करुणा के बाकी परिवार वाले उसके इस नुकसान और उसकी ऐसा स्थिति के लिए बड़े हमदर्द होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं सारे मिलकर। करुणा के पिताजी करुणा का ढांढस बताते हैं, उसे कहते हैं कि उसने जो किया ठीक किया, किंतु उसे नलम्मा का ध्यान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दादी के दाह संस्कार पर नलम्मा के पिता ने उनके परिवार का बहुत अपमान किया था, इसलिए उसे नलम्मा का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। करुणा का यह सब बातें सुनकर दिल टूट जाता है, बुरी तरह निराश हो जाता है, किंतु वह अपने पिता की बात को मान लेता है और एक कुकिंग वेंडर के तौर पर कैटर के तौर पर वह अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए काम शुरू कर देता है। करुणा के परिवार वाले भी उसके इस काम में उसकी हेल्प करते हैं, उसके हामी भर देते हैं उसके इस कैरियर के लिए, नए कैरियर के लिए। करुणा की भूतपूर्व प्रेमिका की शादी अनाउंस हो जाती है एक नए लड़के से और उसकी शादी में उन्हें खाने एक वेडिंग कैटरर के तौर पर खाना सर्व करने का ऑर्डर मिलता है, जिसके लिए उसके दोस्त तो मना करते हैं। करुणा का दिल चकनाचूर हो जाता है शादी का कार्ड देखकर और ये फूड का ऑर्डर डिलीवर करने के नाम पर, और उसका दोस्त पांडी उसके भूतपूर्व प्रेमिका के घर पहुंचकर उसके माँ बाप को बहुत लताड़ता है, उस लड़की को भी बहुत बड़ा बुरा कहता है, उसका अपमान करता है। वह नलम्मा के पिता को यह भी चेतावनी देता है कि उसे करुणा से बढ़िया दामाद नहीं मिल सकता, वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वह करुणा की प्रेमिका नलम्मन से भी सवाल करता है तीखे कि क्या उसकी यही लॉयल्टी है, क्या उसकी यही इंसानियत है, तो बेबसी से अपने पिता की ओर देखती है। उसके इतना क्रोध से आग बबूला हो कि उनको अपमान करने के बाद भी नलम्मन का फादर चुप रहता है। तब इसे पांडी को पता चलता है कि उसके पिता ने नलम्मन को धमकी दी है कि वह फांसी लगा लेगा अगर उसने करण से बात करी तो, उसकी प्रेमिका ने, उसकी बेटी ने। इस पर पांडी नलम्मन को भला बुरा कहता है और वो कहता है कि ऐसे पिता को तो मर ही जाना चाहिए, उसके मरने से किसी को कोई अफसोस नहीं होगा, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वह नलम्मन के फादर को मारने की कोशिश करता है, किंतु तभी करुणा वहाँ पर पहुँच जाता है और वह रोकता है पांडी को ऐसा करने से और सवाल जवाब करता है। करण बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, किंतु अंदर ही अंदर ये सोचकर कि जिस प्रेमिका को वह इतना मन से चाहता था, जिसको वह अपनी मंगेतर समझता था, वह अपने फादर की धमकी के कारण उससे दूर जा रही, किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही। इधर चंद्रन की एक टांग कटने के बाद उसका वह पवित्रा का प्यार
करुणा के घर वाले माँ बाप पकड़ लेते हैं। पवित्रा के माँ बाप उसकी पिटाई करते हैं, उसको धमकाते हैं। करुणाकरण तभी वहाँ पहुँचकर बताता है कि उसको पवित्रा और चंदन के प्यार के बारे में पहले ही पता था और वह जानता था कि उसका दोस्त उसकी बहन से प्यार करता है। ये आपस में एक दूसरे के लिए बने हैं, इनको आपस में शादी कर लेनी जाए, क्योंकि उसकी खुद की खुशी तो डूब ही चुकी है, किंतु उसकी बहन को तो उसके पसंद का दूल्हा या व्यक्ति मिल जाए। उसके करुणाकरण और पवित्रा के माता पिता आखिरकार मान जाते हैं। माँ तो खैर नहीं मानती ढंग से, मगर पिता उसकी बात को एग्री कर जाते हैं, सहमति दे देते हैं। पांडी के कानों का इलाज होता है और वह एक हीयरिंग एड लगा लेता है, जिससे उसको सुनाई देने लग जाता है। इधर चंद्रन को एक नकली पैर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वह चल पाता है। इस काम में पवित्रा, उसकी प्रेमिका और उसके पिता, चंद्रन के पिता, उसकी बहुत मदद करते हैं। धीरे धीरे तीनों दोस्तों की ज़िंदगी पटरी पर आ जाती है। काफ़ी लंबे समय बाद करुणा भी अपने हालात से समझौता कर लेता है, अपनी प्रेमिका के दुख को भूल जाता है, निलंबन के प्यार को वह कुर्बान समझ लेता है। जेल से तो ये लोग छूट जाते हैं, किंतु कोर्ट में केस इनका चल रहा होता है अपहरण का, जिसको कि विड्रॉ कर लिया जाता है। दोनों परिवारों के, लड़की और लड़के के द्वारा कंप्लेन वापस ले ली जाती है, कोर्ट केस वापस ले जाते हैं। इनका वकील इनको खबर देता है कि इनका कोर्ट केस ख़त्म हो चुका है, ये अपने अपने घर जा सकते हैं। तब करुणा अपने चाचा से पूछता है, जिसने हेल्प करी थी इन दोनों लवर्स को ठहराने में, और वह बताता है कि दोनों के दोनों अब तो अलग हो चुके हैं, अपने अपने घर वापस जा चुके हैं। वो तो थोड़े दिन के लिए साथ रहे थे उसके साथ। दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग होने के लिए अपील कर रहे हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और एक दूसरे से वे बोर हो गए थे। उनकी कमाई का कोई साधन भी नहीं था। उन्होंने तो कुछ दिन की अय्याशी के बाद वो अय्याशी से भी बोर हो गए थे। तीनों दोस्तों को यह एहसास होता है कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ उन दोनों जोड़ों को मिलाने के लिए दी थी, वो सब बेकार गई, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और वो तो दोनों अब प्रेमी प्रेमिका मियाँ बीवी बनने के बाद अलग हो रहे हैं, जिनकी उन्होंने शादी कराई थी। और दोनों के दोनों अपने अपने घर जा चुके हैं और अपनी नई शादियों की तैयारियां कर रहे हैं। और दोस्त उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को सबक सिखाने के लिए कन्याकुमारी जाते हैं, गुस्से में आग बबूला होते हैं। तो उनका दोस्त श्रवण और प्रभा, उसकी एक्स वाइफ, दोनों ही अपने अपने घरों पर इन तीनों से मिलने से इनकार कर देते हैं। अपने माता और अपने पिता की बात मान लेते हैं और इन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, और कह देते हैं कि दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर गुस्से में आकर वे श्रवण का और उसकी एक्स वाइफ प्रभा का अपहरण कर लेते हैं। वह दो टीम बनाते हैं। पांडी और चंद्रन जो है लड़की का अपहरण करते हैं, जबकि करुणा वापस जाता है और किडनैप करता है श्रवण का। वह तीनों प्रभा को और श्रवण को एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कीमत चुकाई है उन दोनों को एक करने के लिए। तीनों के तीनों दोस्त चाहते हैं कि वह दोबारा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सोचे, ताकि उनकी की हुई कुर्बानी, दोस्तों की हुई कुर्बानी उनको मिलाने के लिए बेकार ना जाए। चंद्रन और पांडी तो उनको वैसे मारना ही चाहते हैं, ताकि उनको ज़िंदगी भर के लिए सबक मिल जाए। तो करुणा यह कहकर उन दोनों को वहाँ जंगल में विचार करने के लिए छोड़ देता है, ये कहकर कि उनमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। ये दोनों प्रभा और श्रवण अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। अगर वो इनको मार देंगे तो इन दोनों में और उन तीनों दोस्तों में क्या फ़र्क रह जाएगा। उसके बाद फिल्म का अंतिम सीन आता है, जहाँ पर तीनों के तीनों एक टी स्टॉल पर बैठे हुए हैं, चाय पीते हुए। एक ये फ़ोन पर कॉल करते हुए एक व्यक्ति को सुनते हैं, जो कि बात कर रहा था ग्रुप बनाने की, किसी की शादी कराने के लिए और इकट्ठा करने के लिए, किसी दोस्त की शादी कराने के लिए। तो ये तीनों के तीनों अचानक ही उछल पड़ते हैं और उससे कहते हैं कि शादी में 3 व्यक्ति और बढ़ा देना, हम भी हेल्प करने के लिए आएंगे, और उनके साथ लपक पड़ते हैं। यहीं कहानी का एक नाटकीय रूप से, हास्य रूप से समापन हो जाता है। दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी का और इस फिल्म की पूरा अवलोकन किया जाए तो मैं इस फिल्म को एक लाजवाब फिल्म मानता हूँ। दोस्ती के ऊपर बनी हुई असंख्य फिल्मों में से इस फिल्म को मैं टॉप 5 की फिल्मों की श्रेणी में रखूँगा। दोस्ती ऐसे संवेदनशील और एक ज़रूरी मुद्दे को जिस तरह इसमें उठाया गया है, पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि में जिस तरह से 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, और चौथा दोस्त श्रवण भी होता है, उसको मिलाने के लिए, शादी के जोड़े को मिलाने के लिए जिस तरह से एफर्ट करते हैं, अपने अपने कैरियर को, अपने परिवार को दांव पे लगा देते हैं,
परिवार में दादी की मृत्यु भी हो जाती है, करुणा की दादी की। वह दुख भी झेलता है। उसकी प्रेमिका उसके हाथ से निकल जाती है, उसकी शादी किसी दूसरे से हो जाती है। एक व्यक्ति की टांग कट जाती है, एक व्यक्ति ज़िंदगी भर के लिए बहरा हो जाता है। इस तरह से इनकी इतनी अनगिनत कुर्बानियाँ दोस्त की खातिर दी जाती है। और कहते हैं, एक कहावत है, दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मगर यहाँ दूसरा कोई नहीं था, उनका दोस्त था जो उनके सामने ही आत्महत्या करने के लिए कोशिश करता है। और लगभग में मर ही चुका था, मगर गांव वाले उसको उल्टा करके पानी उसका निकाल देते हैं और उसकी जान बच जाती है। उससे इनका मन विचलित हो जाता है। और अंतिम सीन में भी ये दिखाया गया है कि वह हमेशा हर व्यक्ति की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों के लिए भी तैयार हैं, अनजान व्यक्ति के लिए भी तैयार हैं। केवल दो प्रेमी प्रेमिका अगर आपस में अपने परिवार के मतभेद के कारण नहीं मिल सकते तो वह हमेशा उपलब्ध हैं सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। उनकी आदत है, उनकी एक विशेषता है। और इसमें तीनों ही पात्रों ने जो दोस्तों के रूप में अभिनय किया है, बहुत अच्छा किया है। शर्वण और प्रभा का अभिनय इतना, पात्रों का जो था, जिन अभिनेताओं ने अभिनय किया है, वो इतना ज़बरदस्त नहीं था। किंतु तीनों दोस्तों के परिवार में भी बहुत अच्छा हेल्प किया। पांडी कई जगह बहरेपन के कारण थोड़ी सी ओवर एक्टिंग का शिकार हुए हैं। निर्देशन बहुत सदा हुआ है, कहानी में बड़ी गहराई है, स्क्रीन पे बहुत ज़बरदस्त है, फोटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग बहुत बेहतरीन है और गीत संवाद अच्छे हैं। बाकी कई जगह फिल्म विचलित करती है और कई मुद्दों को बड़े गहराई से उठाती है। प्यार मोहब्बत के अलावा पारस्परिक संबंध, एक जॉइंट फैमिली, सब मुद्दों को बड़ी गहराई से उठाया गया है। और शशि कुमार जी ने मुख्य पात्र के रूप में जो करुणाकरण के रूप में अभिनय किया वह बहुत ही लाजवाब है। कई जगह उनके अभिनय में सूर्या की झलक आती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं तमिल सिनेमा के। और बाकी उनका अभिनय पक्ष बहुत मजबूत है, अच्छे लगे हैं वो पूरी फिल्म में। एक्शन फिल्म में कम है, मगर थोड़ा बहुत जो भी है वो ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बाकी पूरी फिल्म दोस्ती के इर्द-गिर्द घूमती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि में अच्छी फिल्म बनाई है। कॉमेडी का भी टच डाला गया, मगर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। बाकी इस फिल्म को मेरे हिसाब से तो 5 में से मैं 4 की रेटिंग देना चाहूँगा पूरी फिल्म के तौर पर। 2009 की फिल्म होने के बावजूद अगर अभी भी ये देखी जाए तो फिल्म इतनी पुरानी लगती नहीं है। 2009 का मतलब है कि कम से कम इसको 12-13 साल हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के रीमेक की। कितने रीमेक इस फिल्म की सक्सेस को देखते हुए बने हैं। दोस्तों, इस तमिल फिल्म का रीमेक कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और हिंदी भाषा में बन चुका है। कन्नड़ फिल्म का शीर्षक था हुडुगारू। इसका निर्देशन किया था मादेश ने और इसमें स्टार थे पुनीत राजकुमार, श्रीनगर किट्टी, राधिका पंडित और अभिनय। तेलुगु फिल्म जो रीमेक बनी थी उसका शीर्षक था शंभो शिवा शंभो, जो कि इसकी मूल तमिल फिल्म के एक गीत से, हिट सॉन्ग से प्रभावित था नाम, जो इस पूरी फिल्म में बजता है और बहुत अच्छा लगता है गाना। इसका निर्देशन भी मूल फिल्म तमिल फिल्म के निर्देशक सामुंती रकानी ने किया था। मुख्य कलाकार थे रवि तेजा, अल्लारी नरेश, शिवा बालाजी, प्रियमणि, अभिनय, सूर्या तेजा और सुनील। इसके मलयालम रीमेक का नाम था इथु नमुडे कथा। निर्देशन किया था राकेश कन्नन कराजी ने और मुख्य कलाकार थे आसिफ अली, अभिषेक, निशान, अनन्या, निमिषा सुरेश और आमला पॉल। इसका बंगाली में रीमेक बना था रन नाम से, जिसका निर्देशन किया था सोपन साहा जी ने। और मुख्य कलाकार थे राहुल बनर्जी, अर्नब, अभिराज, प्रियंका सरकार और पामेला मंडल। इसका हिंदी रीमेक बना था रंगरेज नाम से और डायरेक्शन किया था प्रियदर्शन जी ने। और इसमें स्टार थे जैकी भगनानी, विजय वर्मा, अमितोष नागपाल, प्रिया आनंद, राजपाल यादव और अक्षरा गौड़ा।
दोस्तों इस मूल फिल्म को मिले अवार्डों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसको बहुत अवार्ड मिले, बहुत नॉमिनेशन भी मिले। दोस्तों जीते गए अवार्डों के नाम हैं फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन तमिल, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फीमेल अभिनय को। तीसरा अवार्ड जीता था इस फिल्म ने विजय अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। चौथा अवार्ड था विजय अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अनन्या को। पांचवा अवार्ड था जो जीता था इस फिल्म ने विजय अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अभिनया को। दोस्तों छठा अवार्ड इस फिल्म ने जीता था विजय अवार्ड फॉर फेवरेट डायरेक्टर सामुथी रकानी को। दोस्तों इस फिल्म को अनगिनत नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें पहला नॉमिनेशन था इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर सामुथी रकानी जी को नॉमिनेट किया गया था। दूसरा नॉमिनेशन था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अभिनया जी को। तीसरा नॉमिनेशन था विजय अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर सामुथी रकानी जी को नॉमिनेशन। चौथा नॉमिनेशन था विजय अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भरानी जी को। नॉमिनेशन मिला था विजय अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन के लिए गंजा कुरुप्पू जी को। नॉमिनेशन विजय अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन नमो नारायण जी को। नॉमिनेशन मिला था विजय अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अभिनया को। नॉमिनेशन मिला था विजय अवार्ड फॉर बेस्ट एडिटर AL रमेश जी को। नॉमिनेशन मिला था विजय अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर के लिए सामुथी रकानी जी को। नॉमिनेशन था विजय अवार्ड फॉर बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के लिए SA शानमुगम जी को। एक अवार्ड था बेस्ट क्रू के लिए विजय अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था इनको। एक नॉमिनेशन मिला था शशि कुमार मुख्य नायक को विजय अवार्ड फॉर फेवरेट हीरो। एक नॉमिनेशन था विजय अवार्ड फॉर फेवरेट फिल्म के लिए। इसके अलावा मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए थे बेस्ट इंट्रोड्यूस प्लेबैक सिंगर वेल मुरुगन जी को। इसके अलावा एडिशन अवार्ड के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था फिल्म को। दोस्तों भारतीय सिनेमा इतिहास की है उन गिनी चुनी फिल्मों में से जिनमें फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को खुलकर स्टार दिए। 5 में से 5 स्टार भी इस फिल्म को मिले। दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। बॉक्स ऑफिस पर ये सफलता फिल्मों में से एक रही। फिल्म समीक्षकों की अगर नज़र डालें तो दोस्तों सिफी के क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और लिखा इसके बारे में, नादो बिगल इज नॉट ग्रेट सिनेमा बट एंजॉयबल and a welcome change in these hard days. It is entirely extremely watchable. टाइम्स ऑफ इंडिया की भामा देवी क्रिटिक्स ने इसको 3.5 स्टार दिए 5 में से और इस फिल्म की बहुत सराहना करते हुए इसको गुड शो बताया। रेडिफ की पवित्रा श्रीनिवासन जी ने इसको 3 स्टार दिए 5 में से और इसे नांदो दिगल को कहा, नांदो दिगल इज इन इट्स रियलिस्टिक फील मोस्टली लॉजिकल स्क्रीन प्ले एंड कास्ट गो ए लॉन्ग वे इन मेकिंग इट ए वर्थ-वाइल वॉच। nowrunning.com के अरविंदन जी ने इसको 3 स्टार दिए 5 में से और इसके बारे में लिखा, दिस फिल्म डज carry an appealing message for today's jet A society. It is shocking yet powerful. nowrunning.com की एक समीक्षक मैत्री रामचंद्रन जी ने इसको 3 स्टार दिए 5 में से और इसके बारे में लिखा, नाडो डिगल entertains and is thought-provoking told in simple narrative style. It is presented most realistically and is a treat for lovers of good cinema. दोस्तों टॉप 10 सिनेमा के एक समीक्षक ने इस फिल्म के बारे में लिखा, एज ए टीम एंड टीम वर्क नादो
क्यूटी गर्ल इज़ ए डेफिनेट एंटरटेनर। दोस्तों, अभिनय और अनन्या ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है इस फिल्म में मेरे ख्याल से। दोस्तों, इस तमिल सुपर डुपर हिट फिल्म को अब विराम देता हूँ। इसकी विवेचना काफ़ी हो गई है, वीडियो अत्यधिक लंबा हो गया है, किंतु उम्मीद है कि आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। इस फिल्म की जानकारी अच्छी लगी, इसके रीमेक के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में, प्लॉट के बारे में और उसकी तमाम जानकारी देने की मैंने कोशिश की है विकिपीडिया से, IMDb रेटिंग से। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक्स वंस अगेन।